नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है कि YouTube पर हमारी कक्षा 12 की पूरी फिजिक्स एकदम क्रम से चल रही है और उसी कड़ी में आज पहले चैप्टर का ये 11वां लेक्चर है। देखो, हमने 10वें लेक्चर में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग शुरू कर दिए थे। आज भी एक अनुप्रयोग करेंगे, एक अनुप्रयोग हमने कल कर लिया था, ठीक है। और आज वाला जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहें गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो आज वाला है, और सबसे आसान भी यही है, बशर्ते आप ध्यान से अगर देखते रहें। और अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहे तो मोस्ट ऑफ पार्ट डेरिवेशन का आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, यानी आपके जहन में ही उतर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे भाई। हेडिंग देखेंगे पहले, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, खोखले गोले, गोलीय कोष को ही खोखला गोला कहते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई गेंद है। पहले आपने गेंद देखी होगी, पहले खोखली टाइप की एक गेंद आती थी, प्लास्टिक की, अभी भी आती है, एक गेंद आती है प्लास्टिक की खोखली टाइप की, ठीक है। तो उसे हम गोलीय कोष मान सकते हैं। अगर उस गेंद के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है तो वही है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, ठीक है। तो वही हेडिंग पढ़िए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अभी तक हम एक बिंदु आवेश के कारण निकालते आए हैं, फिर हमने एक तार के कारण निकाल दिया। अब मान लो एक खोखला गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश पूरे पर एक समान रूप से वितरित है। अब उसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र पता करेंगे। अच्छा, उसके कारण कहाँ पता करेंगे? एक तो पता करेंगे उस गोले से बाहर जाकर बहुत दूरी पर, ठीक है। एक पता करेंगे उस गोले के पृष्ठ पर ही कितना होगा, और एक पता करेंगे उस गोले के अंदर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र। ये तीनों बातें हम लोग पता करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग गॉस की प्रमेय की मदद लेंगे। देखेंगे ध्यान से, मान लेते हैं ये है हमारा कोई गोलीय कोष जो कि एक समान रूप से आवेशित है, यानी इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, ठीक है। और इसके पूरे पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश बिखरा हुआ है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र पता करना होगा, एक तो इसके अंदर और दूसरा इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, चाहे कोई भी बिंदु, यहां भी हो सकता है, क्योंकि पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठ पर एक जैसा आवेश वितरित है। और इसके बाहर किसी भी बिंदु पर निकालना होगा, यानी इन तीन जगहों पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो हम एक बात भी लिखेंगे, क्या? माना कि आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित विलगित गोलीय कोष है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया इस भाषा में, विलगित। देखो, पहले तो विलगित का अर्थ समझने के लिए समझें आप लगित। लगित माने लगा हुआ। जैसे ये है मार्कर, अभी हमारे हाथ से लगा है तो इसे लगित कहेंगे। अब इसे अभी भी लगित कहेंगे क्योंकि अभी भी हाथ से लगा हुआ है। ये बिल्कुल हवा में किसी भी चीज से टच में ना होगा तब ये विलगित हो जाएगा, यानी किसी से भी लगा हुआ नहीं होगा, किसी के साथ संपर्क में नहीं होगा, तो इस पर आवेश बढ़ घट नहीं सकता, उतना ही रहेगा, एक समान रूप से आवेशित ही रहेगा अगर ये विलगित है तो, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो ये गोला जो हमने माना है, खोखला गोला या कहें गोलीय कोष, ये भी एक समान रूप से जो है आवेशित है और विलगित गोलीय कोष है, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से, इस विलगित गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक। तो भाषा में क्या लिखेंगे? माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित विलगित गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष के अंदर कॉमा उसके पृष्ठ पर तथा उसके बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। यह लिखा, माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस कोष के बाहर कॉमा पृष्ठ पर तथा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक है भाई। तो ये भाषा है, लिख लेना, मिटा देते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे बाह्य बिंदु पर, क्या नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे, बाह्य बिंदु पर। देखो भाई, अब इस चित्र को ध्यान से समझ लेते हैं। ये कैपिटल आर त्रिज्या का हमारा कोई गोलीय कोष है। भाई मैंने खोखला गोला टाइप का बताया था जिसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश है।
गोलीय कोश है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए ही हमने स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचा। ये काल्पनिक गोला है। इस काल्पनिक गोले को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। यानी हमारा पहला कदम ये है, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखना है। फिर ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है वो गोल है, और वहां पर कोई क्षेत्रफल लिया जाए तो उस क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो भाई छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटे से क्षेत्रफल को डीए कहते हैं, उसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। सीधी सी बात है, अगर मैं ऊपर देखूं इसके तो ऊपर की ओर होगी, इधर मुझे देखना तो इधर की ओर होगी। तो कहीं भी देख लो दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। चूंकि धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी दूर की ओर होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। अब सीधी सी बात है, क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर है, ई वेक्टर भी बाहर की ओर है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है। तो दोनों की दिशाओं के बीच कोण कितना हुआ? दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच कोण 0 अंश का होता है। वही मैंने लिखा है थीटा बराबर 0 अंश, ठीक है। अच्छा, हालांकि हम इसकी भाषा लिख चुके हैं। कितनी भाषा लिख चुके हैं? केवल ये लिखा वहां पर हमने कि माना r त्रिज्या का कोई विलगित जो है गोली कोश है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इस गोले के कारण इसके अंदर, इसके पृष्ठ पर और बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक है। इतनी बात लिख चुके हैं। अब बाह्य बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो थोड़ी सी भाषा और लिखनी होगी। क्या लिखेंगे? थोड़ी सी भाषा और, कि बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए OP बराबर r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। पता है, यही लिखेंगे। बाह्य बिंदु P पर क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या काम किया हमने? OP बराबर r त्रिज्या का, OP बराबर r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देखो भाई, ये काम करना होगा। गॉसियन पृष्ठ क्यों खींचा? क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय लगानी है, तो गॉसियन पृष्ठ तो होना जरूरी है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए OP बराबर r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब क्या लिखेंगे? गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है। चूंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है। इतनी बात और लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल की दिशा बताने वाला DA वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है। अगर थीटा बराबर 0 अंश है तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वही फ्लक्स का फार्मूला सबको पता होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। कुल वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर, देखो हम केवल छोटे से क्षेत्रफल के कारण नहीं निकाले, नहीं तो डी फाई लिखते, हम तो पूरे ही क्षेत्रफल के कारण इकट्ठा निकाले ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता पूरे क्षेत्रफल पर डी और ई वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश है, तो हम पूरे के कारण निकालेंगे, सीधा फाई ई लिखेंगे। फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 अंश, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0, यानी कि फाई, अब थोड़ा मिटा देते हैं, अब सीधे ऊपर लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया होगा आप सबने, इसको मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 का मान सीधे कितना रख देते हैं 1। अब एक चीज ये समझनी होगी, ये ए क्या है, ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जहां से फ्लक्स गुजरा हुआ निकालना, हमें तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरा हुआ फ्लक्स निकालना है, तो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जहां सीधे लिख देंगे ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब भाई गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, अब बताओ मुझे कि अगर एक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होगा a बराबर 4πr²। वही तो काम यहाँ है कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी है, r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, गॉसियन पृष्ठ बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब ये ना कहना सर जो छोटा है उसकी त्रिज्या बड़ी r है, जो बड़ा है उसकी छोटी r है, ऐसा नहीं, वो तो मान रखा है हमने, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², यहाँ पर रख देंगे क्या, e इंटू 4πr², ये आ गया हमारा फ्लक्स फाई ई बराबर, क्या आ गया, फ्लक्स फाई ई बराबर e इंटू एक की जगह पर आ जाएगा 4πr², इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये तो फ्लक्स निकाला हमने अपने हिसाब से, लेकिन गॉस की प्रमेय के हिसाब से भी होता है, क्या लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से फ्लक्स होता है फाई ई बराबर Q/ε0। Q क्या है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर अगर आवेश Q है तो वहां से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो फाई ई बराबर ये भी है, फाई ई बराबर ये भी है, दोनों समीकरण एक जैसा दिख रहे हैं, दोनों में फाई ई के मान है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या, फाई ई अगर फाई ई के बराबर है तो ये बवाल भी इसके बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा देखो भाई क्या लिखेंगे, e इंटू 4πr² बराबर क्या होगा Q/ε0, ये चीज इसके बराबर कर दी, ये चीज इसके बराबर। अब देखो ध्यान से, E बराबर निकालना है, देखो Q/ε0 है, 4πε0 पास पास होते हैं, इसलिए इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस 4πr² को भेजना तो पूरे को ही नीचे है, लेकिन पहले मैं 4π को भेज देता हूं, तो 4πε0 हो गया। अभी Q और बचा है, चलो Q को हम यहीं लिख लेते हैं, Q और बचा, Q/ε 4π भेज दिया, r² भी नीचे जाएगा, तो r² भी कहाँ कर दिया, नीचे। अब करते ऐसा है कि Q को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर बंद कर देते हैं, यही आ गया भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब आप सोचेंगे सर ये तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तो भाई इस गोले के संपूर्ण आवेश को केंद्र पर मान लेंगे तो एक बिंदु आवेश ही बन जाएगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, ऐसा ही होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र,
और ऐसा ही निकला इस गोली कोष के कारण। इसका मतलब है अगर गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो हम उसके संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर मान सकते हैं। ये तो एक तरीका है। अच्छा, ये हमने कहाँ निकाला है? बाहर बिंदु P पर। अगर बाहर निकाला तो यहां पर छोटा सा क्या लिख देंगे? आउट, OUT, ई आउट यानी ई बाहर। लेकिन इस सूत्र को लिखने का एक और भी तरीका है। पहले जल्दी से इसको लिखो, फिर मिटाते हैं, फिर बताते हैं। देखेंगे ध्यान से। एक चीज हमने बताई थी, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, यानी कहें यदि इस गोली कोष पर, यदि गोली कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि इस गोली कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब क्या होगा? भाई सिग्मा का फार्मूला हमने कई बार बताया आपको कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A, जहां A क्या है? उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिस पर आवेश है। यहां पर A, Q आवेश किस पर है? इस गोलीय पृष्ठ पर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, जहां A क्या है? गोलीय कोष का क्षेत्रफल, गोलीय कोष के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सिग्मा बराबर Q/A। A की जगह पर मान रख देंगे भाई इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप सीधे से जानते हैं, गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर त्रिज्या कैपिटल R है तो भाई यहां पर Q/A की जगह पर आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको और मिटा देते हैं। ये लो, देखेंगे ध्यान से, Q का अगर मान निकालें तो Q बराबर आ जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे जो पहले लिखा था। ठीक है, अभी मैंने मिटाया नहीं। अब जो Q का मान निकाला है वही इस वाले समीकरण में रख दो, तो दूसरे रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र निकल आएगा। जल्दी से रख देंगे, Q का मान समीकरण कितने में रख देंगे? 3 में रखने पर तो E आउट बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पर कितना रख देंगे? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब भाई 4 पाई से तो 4 पाई बर्बाद, बराबर सिग्मा है यहां पर, बटे में है एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां बचा कैपिटल R स्क्वायर और नीचे बचेगा स्मॉल r स्क्वायर। ये है E आउट। यानी एक तरीके से और हमने पता कर दी, इस वाले को भी डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। यानी हमने गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ली है, और वो भी 2 रूपों में। एक अभी मैंने जो पहले बताया था वो, और एक ये, यानी 2 सूत्र निकाल लिए हमने। हालांकि हैं दोनों बातें एक ही। ये तब लगेगा जब सिग्मा का मान दिया हो, और वो तब लगेगा जब आवेश Q का मान दिया हो। जल्दी से इसे लिखो, फिर इसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे कोष के पृष्ठ पर। नंबर 2 क्या है? कोष के, कौन से कोष? इस गोलीय कोष के पृष्ठ की बात हो रही है। ठीक है, कोष के पृष्ठ पर। अच्छा, अब एक बात दिमाग लगाने वाली है, अगर बिंदु P यहां होता तो और इधर आता, ये गोला और इधर आ जाता। बिंदु P यहां होता तो गॉसियन पृष्ठ और इधर। अगर बिंदु P यहां पे है तो गॉसियन पृष्ठ बिल्कुल ऊपर हो जाता। ठीक है, अब चूंकि हम ये जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो भाई कैपिटल R है ना, इस अंदर वाले गोले की त्रिज्या तो कैपिटल R है और बाहर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। अगर बिंदु P को इधर लाते गए तो बिंदु P को हम अगर यहां मानने लगेंगे तो स्मॉल r दूरी भी यहां से यहां तक की तो मानी जाएगी।
अभी स्मॉल आर वहां तक है, अगर बिंदु P को इसके पृष्ठ पर ले आए तो दूरी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही मानी जाएगी। तो यही बात हम लिखने वाले हैं कि यदि बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर ही है तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा। यदि बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर ही है, गोली कोश के पृष्ठ पर ही है, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा। यानी स्मॉल आर की जगह पर केवल कैपिटल आर हो जाएगा, बाकी सारे फार्मूले सेम। अब देखो भाई, समीकरण 3 और 4 में हमने जो फार्मूले निकाले थे वहीं पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, बात खत्म। देखो भाई, ई आउट का फार्मूला हमने क्या निकाला था, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। एक तो ये निकाला था और इसी का दूसरा रूप एक ये निकाला था, ई आउट बराबर सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें समीकरण नंबर 3 डाला था और इसमें समीकरण नंबर 4 डाला था, ध्यान से देख लो। अब ये तो थे ई आउट के लिए, ई आउट माने है ई बाहर, अगर बिंदु P बाहर है तब के लिए वैद्युत क्षेत्र के ये दोनों सूत्र थे। और अगर बिंदु P यहीं लाके रख लिया है तब के लिए जब सूत्र पता करेंगे तो कुछ नहीं करना, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा तब की स्थिति में जब बिंदु P यहाँ है। तो कुछ नहीं, उन्हीं पुराने ही फार्मूलों में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे। क्यों भाई, अब हमारी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गई है अगर बिंदु P यहाँ आ गया तो। ठीक है, तो रख दो भाई। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, ई। अब आउट तो लिखेंगे नहीं, अब इसकी सरफेस पर है या सतह पर है, सतह पर है तो इसलिए हम यस लिख देंगे, ई यस बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल आर और स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई भाई, कर दो डब्बे में बंद। इसके बाद समीकरण 4 में भी एक बार रख देंगे, है तो वही बात। समीकरण 4 में ई एस बराबर, देखो आउट इसलिए लिखा था कि वैद्युत क्षेत्र बाहर पता किया था, अब वैद्युत क्षेत्र सतह पर है इसलिए ई आउट की जगह पर ई एस लिखा जाएगा, यस फॉर सरफेस माने सतह। ठीक, इस फार्मूले में रखो भाई, तो सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो ई एस बराबर आएगा सिग्मा अपॉन ε0। ये हो गई भाई सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोनों सूत्र। अब देखो हम लोग 2 टास्क कर चुके हैं, क्या, एक बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र निकाल चुके हैं, और एक नहीं 2 सूत्र निकाल लिए हमने। और उसकी सतह पर अगर बिंदु P है उसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र निकाले, और वो भी कितने निकाल लिए, 2 रूपों में निकाल लिए। ठीक है, तो अब भाई इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखेंगे कि अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यानी अगर बिंदु P वो कहीं अंदर हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई। तो तीसरी बात क्या है कि आंतरिक बिंदु, आंतरिक माने अंदर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, अब हम आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने वाले हैं। तो सीधी सी चीज है, ये बाहर का पूरा बवाल हटा दिया जाएगा, आंतरिक बिंदु पर पता करने वाले हैं। देखो ध्यान से भाई, अब बिंदु P को कहां ले आएंगे, बिल्कुल अंदर ले आएंगे। अगर मान लो बिंदु P अंदर है, अगर बिंदु P अंदर है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो भाई बिंदु P से होता हुआ कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, गोली पृष्ठ खींचेंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अब मुझे बताओ क्या इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है, जी नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या, चूंकि ना ये लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, आंतरिक बिंदु P वाली स्थिति में गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ
के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अगर भाई इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा? उन्होंने बताया था, किसने? गॉस ने, कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है जिसके भीतर आवेश क्यू है तो इसके कारण गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर क्यू है ही नहीं, कुछ नहीं है, क्यू का मान 0 है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये बराबर है 0। तो जो ए कॉस थीटा है उसको भेज दो नीचे, तो ई बराबर हो जाएगा 0। सीधी सी बात है, इस ए कॉस थीटा को उधर भेजेंगे 0, सब 0 हो जाएगा, तो ई का मान कितना आएगा? 0। यानी कि अगर बिंदु P इसके भीतर कहीं भी स्थित है अंदर, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी? 0। अर्थात कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, जल्दी से लिख दो इसे, फिर मिटा देते हैं भाई। अब देखेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र E व केंद्र से दूरी r में परिवर्तन ग्राफ। देखो भाई कैसे देखते हैं, जैसे ये मान लो हमारा गोलीय कोश था, इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई थी E बराबर क्या होती है? 0। और अगर इसके पृष्ठ का कोई बिंदु है, उस बिंदु पर ES बराबर कितना बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर, पृष्ठ के किसी बिंदु पर। और अगर बिंदु बाहर कहीं है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला बताया था E आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे स्मॉल r स्क्वायर। ये बताए थे 3 फार्मूले। अंदर के लिए तो 0 होगी हमेशा ही, और सरफेस के लिए यानी इसकी सतह पर अगर बिंदु है तो ये होगी, और बाहर यानी यहां से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। तो इसके लिए मुझे परिवर्तन ग्राफ बनाना वैद्युत क्षेत्र में। ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो भाई 2 अक्ष लेकर के चलते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, जैसे x अक्ष और y अक्ष लेकर के चला करते थे, अब यहां पर एक अक्ष पर चलेगा r और एक अक्ष पर चलेगा वैद्युत क्षेत्र। यानी ऊपर बढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो दूरी r बढ़ेगी। शुरुआत में जब यहां पर है तो वैद्युत क्षेत्र कितना है? सॉरी, जब यहां पर है तो दोनों मान 0 हैं। ध्यान से देखना भाई, ठीक? ये बात हो रही है केंद्र की, यहां की। अगर यहां है तो ग्राफ में होंगे यहां, और अगर हम दूरी r इतनी कर लेते हैं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 0। यानी अगर थोड़ा r बढ़ जाए तो वैद्युत क्षेत्र कहां रहेगा? 0। अगर और बढ़ जाए तो भी वैद्युत क्षेत्र कहां रहेगा? 0। लेकिन अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाए, माने सतह पर अगर पहुंच जाए, यानी कि अगर वो बिंदु कहां पहुंच जाए? सतह पर पहुंच जाए, तो वैद्युत क्षेत्र अब 0 नहीं रहा, अब वैद्युत क्षेत्र का मान ये हो गया, एकदम से बड़ा। यानी कि अगर बिंदु P यहां पहुंच जाए, अगर r दूरी आगे बढ़ जाए हम, यानी कैपिटल R आगे बढ़ जाए, तो एकदम से वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यहां पर आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मान एकदम बड़ा, कितना हो गया? इतना। अब ध्यान से देखना है, अगर हम और आगे बढ़ गए तो बाहर निकल जाएंगे, तो दूरी फिर से स्मॉल r हो जाएगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, अगर मैं कह दूं स्मॉल r बहुत दूर चले गए, तो मुझे ये बताओ, यहां धनावेश रखा है गोला, अगर बहुत दूर चले गए क्या वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा? कतई ना के बराबर हो जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा, बहुत दूर पहुंचने पर वैद्युत क्षेत्र
ना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर घटेगा और कम और कम और कम, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र अब यहाँ से घटना चालू कर देगा ऐसे करके। इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। इसी को मैंने कहा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र E व केंद्र से दूरी r में परिवर्तन ग्राफ। वैद्युत क्षेत्र E कैसे बदल रहा है दूरी r के साथ। जैसे जैसे दूरी r बढ़ी वैद्युत क्षेत्र नहीं बदला, कतई जीरो ही रहा। फिर जैसे ही सतह की बात हुई एकदम से वैद्युत क्षेत्र बढ़ा और फिर और ज्यादा दूर जाने पर फिर घटता गया। ऐसा बना है ग्राफ। अब इस ग्राफ को व्यवस्थित एग्जाम में कैसे बनाना है वो मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। समझा मैंने दिया कि ये ग्राफ कैसे बढ़ता घटता है। देखो भाई एग्जाम में कैसे बनाना, इस तरीके से गोला खींच देना है भाई, गोलीय कोश, ठीक। और बिल्कुल ऐसे करके यहां से E वैद्युत क्षेत्र की जो है अक्ष खींच देनी है। इस पर चलेगी दूरी R और इस पर है वैद्युत क्षेत्र E, ठीक। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी सब जानते होंगे कितनी होती है, R। भाई गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी मानी थी, कैपिटल R। उतनी ही दूरी तक नीचे वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा। कहां तक, खींच लेते हैं उसको सीधे, इतनी दूरी तक तो वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल जीरो रहेगा। यहां पर ब्लैक लाइन कर देंगे, यहां तक वैद्युत क्षेत्र जीरो रहेगा। ये दूरी कहां है, R, ठीक। एकदम से ही वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़कर के खूब ऊपर तक आ जाएगा। मान लो यहां आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान, यानी R दूरी तक तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बढ़ा, जीरो रहा। फिर R पर आने पर एकदम से ही बढ़ा सतह पर वैद्युत क्षेत्र, और फिर यहां के बाद घटना चालू हो गया और घटता गया ऐसे करके। और चूंकि व्युत्क्रमानुपाती रूप में घटा, कैसे घटा, ये होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। इस पूरे को अगर नियतांक मान लें तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरे को नियतांक K मान लिया, K बटे r स्क्वायर। अब हमने सीधे बताया था तुमको कि अगर कहीं लिखा हो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर तो अनुक्रमानुपाती जब हटता है तो बराबर आता है। तो बराबर अगर आता है तो एक नियतांक K का गुणा करना होता है बटे r स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा तो उसे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा लिखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, नियतांक को इसमें शामिल कर देंगे, अनुक्रमानुपाती बना देंगे। तो वही बात है, E को कैसा बना दिया जाता है, अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें ऐसा ग्राफ बना देना अगर ये आता है तो। वैसे बहुत कम चांस है ये पूछा जाए, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ में कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल के लेक्चर में एक और अनुप्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।